gain or loss of आयनिक बॉन्ड जो बनती है, इट इज फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो बच्चों मुझे एक बात आप लोगों को बताना है कि आयनिक बॉन्ड में जो स्पीसी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, उस आयन को स्पेशल नेम हम लोग क्या देते हैं? anion. यस, जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है वी कॉल देम एज एनायन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है वी कॉल कैटायन। ओके, बोलने का मतलब कैटायन आर पॉजिटिवली चार्ज, एनायन आर नेगेटिवली चार्ज। गॉट इट? अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है, उस अट्रैक्शन को एक स्पेशल नेम दिया जाता है। electrostatic force of attraction. Yes, we can call it as electrostatic. Okay, electrostatic force of attraction, या हम लोग उसको कूलम्बिक फोर्सेस भी बोलते हैं, है ना? We can call it as कूलम्बिक फोर्सेस। चलिए, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था? Covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता था? Bond formed by sharing of electrons between two non-metals. It is formed by sharing of electrons. ठीक है ना, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। गॉट इट? आप लोगों को एक चीज बताना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या आयनिक बॉन्ड बनती है, उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है? Ionic. आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। Yes. ओके, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल वाली कोवेलेंट बॉन्ड बनती है, उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वी विल कॉल इट एज म्यूचुअल। ओके, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दो एटम्स है तो एक एटम एक देगा, दूसरा एटम भी एक देगी, कुछ इस प्रकार का शेयरिंग था। तीसरा टाइप ऑफ शेयरिंग से ही बनने वाला बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? coordinate bond. कोऑर्डिनेट बोलो, या वी कैन कॉल इट एज डेटिव बॉन्ड। ओके, हम लोग उसको डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो स्टूडेंट जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था या डेटिव बॉन्ड था, ऑब्वियसली इट वाज आल्सो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इसमें क्या स्पेशलिटी था? Only one atom shares Okay. electron. ये जो बॉन्ड बनता है, ओके, दो के बीच में बॉन्ड बनता है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर होती है सिर्फ एक के तरफ से। तो ये एरो का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन किधर से शेयर हो रहा है, आप बता सकते हो मुझे? From A to B. A to B। ओके, एक एरो मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा, दोनों ए ही शेयर कर रहे। तो ये तीन टाइप ऑफ बॉन्ड बेसिकली हम लोगों ने सिलेबस में पढ़ा था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। गॉट इट? और ये जो डेटिव बॉन्ड है ना बेटा, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। इसको कोई स्पेशल कैटेगरी आप नहीं दे सकते हो, बट यू कैन कॉल इट एज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही जैसा है, बट स्पेशल टाइप है थोड़ा सा। यहाँ पे शेयरिंग सिर्फ एक ही करता है। ओके, बट मेरा मकसद आपको ये नहीं बताना था, मेरा मकसद आपको ये बताना है कि टेल मी वन थिंग कि आप क्या ऐसा बोल सकते हो कि एक स्केल आपने बनाया, यहां पे रखा कोवेलेंट कंपाउंड, ओके, और एकदम एक्सट्रीम एंड पे रखा आयनिक कंपाउंड। ओके, तो क्या बच्चों, कैन यू टेल दैट एनी कंपाउंड इज 100% आयनिक? क्या आप कुछ ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो कि कोई कंपाउंड 100% आयनिक है या कोई कंपाउंड 100% कोवेलेंट है? क्या बच्चों यूज कर सकते हो आप लोग ऐसा कोई टर्म? हाँ या ना मुझे बताना, थोड़ा सोच के बताना, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जब भी बॉन्ड बनता था तो एक स्पेशल चीज प्ले में आता था, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बच्चों मुझे बताना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मैं डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में मान लेते हैं 0 है, तो वो कैसा बॉन्ड बनता था? Covalent.
कोवेलेंट बनता था। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता था, वो बॉन्ड बनता था आपका कोवेलेंट। बट वहीं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि स्लाइट रहती थी तो कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह का बनता था, किस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड? नॉन पोलर। पोलर, पोलर बनता, पोलर। पोलर, पोलर कोवेलेंट है ना। यहाँ पे आप बोल सकते हो नॉन पोलर कोवेलेंट बनता था। ओके, दिस वन इज नॉन पोलर। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा स्क्रीन बाहर हो जा रहा है, ठीक है ना। नॉन पोलर कोवेलेंट बनता था, बट वहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हाई रहता था तो कौन सा कंपाउंड बनता था? आयोनिक। आयनिक बनता था। और बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आप लोग क्या समझते हो, ये मुझे बताना, The tendency to attract the shared pair of electrons. है ना। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहानी यहाँ पे उठ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी हाई, तो इसका मतलब है मानो ये दो एटम्स है जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी हाई, ठीक है। ओके, मैंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया है यहाँ पे, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई। तो बोलने का मतलब क्या है, मैं मान लो मैं बी को बोल रहा हूँ कि हाई, वेरी हाई है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी लेस। तो बी की टेंडेंसी इतनी हाई है इलेक्ट्रॉन को खींचने की कि वो टोटली अपने अंदर में ले रहा है। वही कहानी होती होगी ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है, डिफरेंस हाई है तो इसका मतलब ये बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई है कि इलेक्ट्रॉन को वो बहुत ज्यादा अपने तरफ खींच के रखा हुआ है। जब बहुत ज्यादा अपने ओर खींच के रखा है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज का उसको फीलिंग हो रहा है। तो एक्सट्रीम कंडीशन में हम बोलते हैं कि जब बहुत ज्यादा हाई फील हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फीलिंग, तो हम बोल देते हैं ठीक है चलो इस पे -1 और इस पे +1 चार्ज डेवलप हो, हम बोल देते हैं। ओके, तो +1 और -1 चार्ज डेवलप हुआ मान लो, तब तो ये कैसा कंपाउंड बना, आयनिक कंपाउंड बनी, है कि नहीं? गॉट इट। और वहीं स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता था तो हल्का सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता था, तब पोलर बन जाती थी। बट मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि इफ यू विल टेल कि कोई कंपाउंड 100% आयनिक है, दैट इज रॉन्ग, या कोई कंपाउंड 100% कोवेलेंट है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, 100% बोलना बिल्कुल गलत हो जाता है। चलिए मैं आप लोगों से थोड़ा एक चीज डिस्कस करता हूँ, ये बस प्राइमरी लेवल में हल्का सा डिस्कशन करता हूँ कि चीजें आपके दिमाग में चला जाए, मिसकॉन्सेप्शन से आप लोग दूर रहो। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है बॉन्ड बनाने में। ओके, अब चलिए देखिएगा जो मैं चीज समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। एक रूल मैं आपको बताऊंगा, दैट इज नोन एज पाजान्स रूल। फिलहाल आपके 10th में इसका डिस्कशन कुछ नहीं होगा, बट सीनियर क्लासेस में इसकी बहुत उम्दा डिस्कशन होती है और काफी क्वेश्चन इससे सेट होते हैं। बट मैं चाहता हूं आप लोग यहाँ पे इसको सीख लो ताकि जब सीनियर क्लासेस में आओ देन यू कैन कम्पीट और इस सिलेबस में इस चीजों को पढ़ सकते हो। ओके, वैसे सीबीएसई बोर्ड में केमिकल बॉन्डिंग का जिक्र भी नहीं होता, मतलब उस ये चैप्टर है ही नहीं सीबीएसई बोर्ड में, बट आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है स्टैंडर्ड 10th में ही, तो यू शुड लर्न द बेसिक थिंग्स ऑल्सो। देखो फाजान रूल एक ऐसा रूल है जो बताता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर होगा। ये जो 100% वाला बात है ना, ये बोलना बिल्कुल गलत हो जाता है। फाजान रूल एक ऐसा रूल है जो बताता है हमें कि किस प्रकार से किस पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड में कितना % आयनिक कैरेक्टर होगा। ओके, ये हम फाजान रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो हाँ आपको मालूम है कि एक कैटायन रहती है, एक एनायन रहती है।
अब बच्चों मुझे बताना कि कैटायन और एनायन में साइज किसकी छोटी रहती है? Sir, cation. कैटायन का साइज छोटा रहता है, ठीक है। तो चलिए मैं मान रहा हूं ये कैटायन है, ठीक है ना, दिस इज अ कैटायन, ओके। मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख दे रहा हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, बट आप समझ सकते हो। यदि मैं कोई बड़ा सा आयन बगल में बना दूं तो आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि बड़ा वाला एनायन है, ओके। दिस वन इज एनायन, देख के ही समझ आ रहा है। Got it? अब मुझे एक बात बताना, ये कैटायन का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है कि एनायन का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है? Sir, cation. कैटायन। कैटायन का न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है क्योंकि साइज इज स्मॉल। तो देखो इसकी जो न्यूक्लियस चार्ज है, न्यूक्लियर की चार्ज है, हो सकता है थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस तक फैल रहा है, साइज छोटी है ना, मान सकते हो कि ज्यादा डिस्टेंस तक फैल रहा है, ओके। बट आप ये जो एनायन है इसकी न्यूक्लियस के चार्ज आप मान सकते हो कि इतना दूर भी नहीं फैल रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से संभाल पाए, ओके। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, एनायन के इलेक्ट्रॉन, जब अच्छे से इसका न्यूक्लियस नहीं संभाल पा रहा है तो इधर उधर वो जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन, ये एनायन की इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस पॉजिटिव चार्ज के इंपैक्ट में आ जाए और इसके तरफ घसक जाए, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा इसके तरफ घसक जाए, ओके। अब इलेक्ट्रॉन मान लो थोड़ा ज्यादा इधर घसक जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय इधर बिताएगा, ओके। जब इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा समय बिता रहा है तो एनायन में ही पोल्स डेवलप हो गई, एनायन में ही पोल्स डेवलप हो गई, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव पोल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा एक तरफ चल गया तो उधर ज्यादा नेगेटिव चार्ज का फीलिंग आएगा, ओके। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये कैटायन ने क्या किया, दिस कैटायन ने एक्चुअली क्या किया, इसका न्यूक्लियर चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग था कि बाहर तक था और बगल वाले एनायन के इलेक्ट्रॉन को जरा सा बीच की तरफ खींच लिया। मुझे एक बात बताओ, कौन से टाइप ऑफ कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन थोड़ा बीच की तरफ रहता है? नॉन पोलर। कोवैलेंट में, है ना, कोवैलेंट ही में ना इलेक्ट्रॉन रहती है, यस सर। दो एटम के बीच में। चलो पूरी तरह बीच में नहीं रहे, मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा किसी की तरफ घसका रहे, ऐसा हो सकता है, बट ज्यादा मतलब इंटरमीडिएट में रहती है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनती। तो यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा लॉजिक समझ आना चाहिए कि यदि कैटायन का ये एबिलिटी है, ध्यान से देखिएगा, यदि कैटायन का ये एबिलिटी है कि वो सामने वाले एनायन का शेप को डिफॉर्म कर दे, ओके। ध्यान से सुनिएगा, यदि कैटायन में ये एबिलिटी है कि वो सामने वाले एनायन का शेप को डिफॉर्म कर दे तो उस आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आएगी, ओके, गॉट इट। अब आपसे मैं एक चीज पूछूंगा, मुझे एक बात बताना कि शेप कौन बिगाड़ता है, कैटायन बिगाड़ता है कि एनायन बिगाड़ता है? कैटायन। कैटायन बिगाड़ता है। किसका शेप बिगड़ता है? एनायन। एनायन का शेप बिगड़ता है, ओके। अब कैटायन की कितनी एबिलिटी है, कैटायन की कितनी एबिलिटी है कि वो नियर बाय एनायन का शेप को कितना ज्यादा बिगाड़ सकता है, वो बोला जाता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ओके। वो बोला जाता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो बच्चों आपसे कभी पूछ लिया जाएगा व्हाट इज पोलराइजिंग पावर, अभी तो 10th में नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ, व्हाट इज पोलराइजिंग पावर?
तो पोलराइजिंग पावर कैटायन की कैपेसिटी होती है कि कितना वो एनायन का शेप को बिगाड़ सकता है। अब मुझे एक बात बताना, कैटायन का बहुत हाई क्वालिटी है कि वो एनायन का शेप बिगाड़ सकता है, बहुत हाई क्वालिटी है कैटायन का कि वो एनायन का शेप बिगाड़ सकता है। जब कैटायन का हाई क्वालिटी है कि एनायन का शेप बिगाड़ सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो क्या है, बीच के ओर ही रहेगा, मतलब इधर ही रहेगा। और इलेक्ट्रॉन जितना बीच में आने लगता है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगती है। ओके, तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि एनायन पोलराइज हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, पोलराइजेशन किसकी होती है, एनायन की होती है। ओके, गॉट इट। पोलराइज करता कौन है, कैटायन। कैटायन करता है। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा एनायन का पोलराइजेशन होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर एक आयनिक कंपाउंड में डेवलप होगी। गॉट इट। और आप सभी को मालूम है कि नॉर्मली जो कैटायंस रहते हैं, वो कैटायंस जो रहते हैं उनका साइज तो छोटा ही रहता है, और साइज जब छोटा रहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो सामने वाले एनायन का शेप थोड़ा मोड़ा तो बिगाड़ता ही होगा। तो फाजान ने ये बोला कि 100% आयनिक वाला बात करना इज नॉट परफेक्ट। ओके, गॉट इट। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि एक आयनिक कंपाउंड में ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, कब ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये आयनिक कंपाउंड है। एक्चुअली देखो बेटा, होता क्या है ना, हम लोग एक पर्टिकुलर कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कब बोलते हैं, जब उसमें ऐसा होता है कि 50% से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर। ओके, तब हम उसको बोल रहे हैं वो आयनिक कंपाउंड है। काहे कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेंट है, इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए कि लगभग उस सिस्टम के अंदर चला चुका है, मान लो कि उस एनायन के अंदर चला चुका है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हाई आयनिक कैरेक्टर माना जाता है। बट यदि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बीच के ओर है तो ऑब्वियसली कोवेलेंट कैरेक्टर आएगी। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कब रहेगा ये देखना है। स्मॉलर द कैटायन, स्मॉलर कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना अच्छा कैटायन का पोलराइजिंग पावर होगा। आप समझ सकते हो, जितनी छोटी कैटायन होगी उसकी न्यूक्लियस की चार्ज ज्यादा बाहर तरफ निकलेगी और बगल वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच सकता है। बड़ा कैटायन यदि होता है, मान लो कोई कैटायन बड़ा है, ऑब्वियसली उसकी चार्ज तो बाहर ज्यादा निकल ही नहीं पाएगी, तो बगल वाला एनायन को कहां से वो शेप बिगाड़ेगा। तो ये दिमाग में रखनी है कि कैटायन का साइज जितना छोटा होता है, कैटायन का साइज जितना छोटा होता है उतना अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर एक आयनिक कंपाउंड में आने लगती है। गॉट इट। चलिए चलिए स्टूडेंट, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। Be2+ Mg2+, देखो आप लोगों ने पीरियडिक टेबल पढ़ा हुआ है चैप्टर 1। Ca2+, चलो मुझे फटाफट बता देना, या मैं चलो स्ट्रोंशियम भी ले लेता हूँ। ये सब आयन कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप 2, ग्रुप 2 के। 2। अब मुझे एक बात बता सकते हो, इसमें कौन सा कैटायन सबसे अच्छा शेप बिगाड़ सकता है। B2+, B2+ हम लोग सब जानते हैं, चार्ज तो सब में सिमिलर है, हटाओ चार्ज को, साइज तो सबसे छोटी बेरिलियम की ही है। तो बेरिलियम की सबसे छोटी साइज है, सबसे छोटी साइज है। तो यदि हम लोग पोलराइजिंग पावर का बात करें, यदि हम लोग पोलराइजिंग पावर का बात करें तो स्टूडेंट्स बेरिलियम सबसे ज्यादा शेप बिगाड़ सकता है, नेक्स्ट मैग्नीशियम, नेक्स्ट कैल्शियम, नेक्स्ट स्ट्रोंशियम। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से बात करता हूं कि परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आपको बताना है। ओके, परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, मैं कुछ कंपाउंड्स लेता हूं लाइक बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड,
स्ट्रोंशियम क्लोराइड। आप मुझे बताना कि परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। जरा सोच के बताना, जरा सोच के बताइए कि परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा या किसमें कम होगा। ओके, ये बताना आप लोग। सर मैक्सिमम इन BeCl2। वेरी गुड, गुड आंसर। देखो इसमें तो क्लोराइड आयन सब में सेम है, देखो सब में तो क्लोराइड आयन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी कहानी चलेगी शेप तो बिगाड़ रहा है कैटायन, और जो कैटायन का साइज सबसे छोटा है वही सबसे ज्यादा केस शेप बिगाड़ेगा। यहाँ पे Be2+ आयन है ना, तो सबसे ज्यादा तो यही शेप बिगाड़ रहा है। बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, नेक्स्ट स्ट्रोंशियम क्लोराइड सबसे कम उसमें रहेगा। अब बच्चों देखो एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। 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 वो जितना बड़ा रहेगा, मुझे एक बात बताओ, ज्यादा बड़ा एनायन रहेगा तो इसका शेप आराम से बिगड़ सकता है कि छोटा एनायन का शेप अच्छे से बिगड़ सकता है? सर बड़े का बड़ा। बड़ा का शेप जल्दी बिगड़ सकता है, क्योंकि भैया उसका इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर भागा रहता है, न्यूक्लियस अच्छे से संभाल नहीं पाता है, तो बगल में कहीं अच्छा पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो उधर की ओर चला जाता है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जितना बड़ा एनायन उतना अच्छा पोलराइजेशन होता है, जितना बड़ा एनायन उतना अच्छा पोलराइजेशन होता है। ओके, तो चलिए आप लोगों से एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा? सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा? सर F-। F- कंफर्म बेटा, ध्यान से सुन लो। सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा आपको बताना। फिर आयोडीन। आयोडाइड, आयोडीन नहीं, हम उसको आयोडाइड बोलेंगे। ओके, आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और फ्लोराइड। तो पोलराइजेशन की जहां बात आई, पोलराइजेशन का मतलब शेप बिगड़ना, तो सबसे ज्यादा शेप बालक लोग के यदि किसका बिगड़ेगा तो ऑब्वियसली I-, फिर Cl-, Br-, लास्ट F-, क्योंकि छोटी है ना। यस सर। क्लोराइड आयन काफी छोटी होती है डियर, है ना। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं सामने में कि लिथियम आयोडाइड, ओके, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम फ्लोराइड। चल बच्चों आप लोग मुझे बता दो कि सबसे ज्यादा परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? लिथियम लिथियम आयोडाइड। समझ रहे हो ना, देखो दिमाग लगाने की चीज है, बहुत सिंपल में आप लोगों ने पढ़ लिया इस चैप्टर को, बट चीजों को समझ लेना इस लेवल पे अच्छा है। ओके, क्योंकि आई एश्योर कि आप लोग भी ओलंपियाड का एग्जाम दोगे, NTSC दोगे। ओके, आप लोग कितने बच्चे NTSC का नाम सुने हो बताओगे जरा? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने NTSE का नाम सुना है क्या? यस सर। है ना, देना है कि नहीं देना है? आर यू प्लानिंग फॉर दिस? नो, आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग सब ये नेशनल जो टैलेंट सर्च होती है इसका एग्जाम प्लीज 10th में आप लोगों को देना है, ठीक है ना? गॉट इट? यस सर। आप देख लो, थर्ड फैक्टर जिसपे कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है, चार्ज। कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज या एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। आप समझ ही सकते हो ऐसा क्यों होगा, इसकी रीजन भी है, मुझे बताना। A+ है, A2+ है, A3+ है, तो सबसे ज्यादा चार्ज तो 3+ में ही है भाई। आपको एक बात बताना है, सबसे छोटा साइज किसका है? किसका सबसे छोटा साइज? किसकी साइज सबसे छोटी है? A3+। A3+ की साइज सबसे छोटी है। साइज जिसकी छोटी सबसे, वही सबसे ज्यादा क्या करता है? पोलराइजिंग पावर होती है, वही सबसे ज्यादा शेप बिगाड़ता है।
तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कैटायन हो या एनायन, जिसपे चार्ज ज्यादा हुआ तो उस कंपाउंड में आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने अपने सिलेबस में एक जगह पढ़ा होगा बेटा, यदि आप अपने बुक को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि AlCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर रहती है। क्या आपने गौर किया है? कोवेलेंट कैरेक्टर हाई रहती है। आप यदि अच्छे से अपने बुक को गौर करोगे तो वहां पे ये चीज लिखा हुआ है कि अल्युमिनियम क्लोराइड में काफी कोवेलेंट कैरेक्टर हाई हो जाती है। ओके, इस पॉइंट को खोजना आप लोग बुक में, और मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा रीजन आपको। देखो, अब वही मान लो नेगेटिव का बात हो रहा है, मुझे एक बात बताओ, कौन सी नेगेटिव एनायन का साइज बड़ा है? X माइनस। X माइनस ज्यादा X3 है, minus. सर X3 माइनस। ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया तो ज्यादा साइज बड़ा होगा ना बेटा। यस। तो X3 माइनस का शेप ज्यादा अच्छे से बिगड़ सकता है। ओके, गॉट इट। तो इसकी पोलराइजेशन जो होगी इस ऑर्डर में होगी, ये आप लोग समझ सकते हो। गॉट इट, इसकी पोलराइजेशन इस ऑर्डर में। तो आपने ये समझ ही लिया कि भैया जिसका ज्यादा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज रहे उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगता है। ओके, यू शुड नो दिस। गॉट इट। चलिए, अब चलो देखते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, कौन बच्चा इसका आंसर देता है, कौन जरा सोच सकता है इसके बारे में। देखते हैं। चलो, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि Ag2S या Ag2O, ओके, इसमें किसमें ज्यादा, नहीं छोड़ो, कौन ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा। ओके, कौन ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा ये आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ ये सोचने के लिए। ओके, थिंक करो 1 मिनट एंड आई विल बी बैक इन 1 मिनट। जस्ट मैंने, मुझे एक छोटा सा काम है, 1 मिनट में। स्टूडेंट, जवाब मिला क्या? Sir, Ag2S. Ag2S ज्यादा पानी में सॉल्युबल होगा। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों। देखो, Ag2S या Ag2O में, चलो ये वाला जो कैटायन वाला पार्ट है, ये आपका कैटायन वाला पार्ट है, ये तो सेम है दोनों में, है ना। Ag प्लस आयन है दोनों में, Ag प्लस है ना, दोनों में Ag प्लस आयन है, वो तो सेम है, तो उसको इग्नोर करो। आपको अब गौर किसको करना है? नेगेटिव वाला आयन को। ओके, तो नेगेटिव वाला आयन कौन सा है? H2 माइनस है और O2 माइनस है, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, H2 माइनस और O2 माइनस में किसकी साइज बड़ी होगी? सर O2 माइनस। O2 माइनस की साइज बड़ी होगी। डाउन द ग्रुप आ रहे हैं बच्चा, Sir, S2 minus. सर S2। है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये ग्रुप 16 है, याद होना चाहिए आप लोगों को। पीरियडिक टेबल आप लोग पढ़ चुके हो। तो सल्फर की साइज बड़ी है, अब चार्ज तो दोनों में कॉमन है, डजंट मैटर। ओके, H2 माइनस की साइज बड़ी। अब H2 माइनस की साइज बड़ी है तो इसका क्या होगा? ज्यादा शेप बिगड़ेगा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर मोर होगा, इसका शेप बिगड़ेगा ज्यादा। ओके, तो जब कोवेलेंट कैरेक्टर मोर होगा तो वाटर में लेस की मोर सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल। आपको मालूम है ना, वाटर में वही सॉल्युबल होंगे
जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। गॉट इट? अब Yes. इसमें तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब आयनिक है कम है, इसलिए लेस सॉल्युबल। समझिए ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मतलब सीनियर क्लास में, अभी नहीं। चल देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। ये बताना FeOH होल 3, FeOH होल ट्वाइस, बेंजीन में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? बेंजीन एक पोलर सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये बताना पहले आपको। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था लाइक डिसॉल्व लाइक, ये रूल बताया था ना, याद है कि नहीं? बताया था ना। जो पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ज्यादा अच्छे से मिलते हैं, जो नॉन पोलर होगा उसमें कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादा अच्छे से मिलते हैं। तो बेंजीन एक नॉन पोलर है। वाटर काहे पोलर है? काहे कि आपको मालूम है चार्ज सेपरेशन होती है वाटर, इसलिए पोलर होता है। ओके, तो इसमें कौन मिलेगा? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड अच्छे से डिसॉल्व करेंगे। गॉट इट? बेंजीन में कोवेलेंट कंपाउंड अच्छे से डिसॉल्व करेंगे। गॉट इट? तो अब देखो FeOH होल 3, FeOH होल ट्वाइस में आपको ढूंढना है कि किसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। आपको देख के समझ आना चाहिए कि एक में Fe3+ आयन है, दूसरे में Fe2+ आयन है। OH माइनस तो दोनों में सेम। ओके, Fe3+, Fe2+, चार्ज किस पे ज्यादा है? Fe3+ पे चार्ज ज्यादा है। Fe3+ पे चार्ज ज्यादा है तो शेप ज्यादा बिगाड़ेगा, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो ये वाला FeOH होल थ्राइस, इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। इसका मतलब ये बेंजीन में ज्यादा सॉल्युबल होगा। ओके, क्योंकि मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ओके, समझ गए ना? कोई दिक्कत समझने में? नो, चलिए लेट्स प्रोसीड। देखो बच्चों, चलो ये तो फाजान रूल का थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया, और डिटेल्स में सीनियर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, बट जितना बताया उसको अच्छे से समझना। बेटा समझ गए ना आयरन हाइड्रोक्साइड वाला जो एग्जांपल दिया, फेरस फेरिक हाइड्रोक्साइड वाला? Yes, sir. समझे कि नहीं? Yes, sir. Understood. अंडरस्टूड, वेरी गुड। अब चलो हम लोग देखते हैं लुईस स्ट्रक्चर। देखो लुईस स्ट्रक्चर तो आप लोग पढ़ चुके हो कि लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है। लुईस स्ट्रक्चर एक्चुअली बताता है जो बॉन्ड बनती है ना, ओके, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है बॉन्ड बन के, उसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो लुईस स्ट्रक्चर हमें एक पिक्चर प्रोवाइड करता है कि मॉलिक्यूल में कैसी बॉन्डिंग है। लुईस स्ट्रक्चर एक पिक्चर प्रोवाइड करता है कि मॉलिक्यूल में कैसी बॉन्डिंग है। ओके, और ये पिक्चर हमें कैसे मिलता है? क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर में हम लोग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर हुई है, ऑक्टेट कैसे पूरा हुआ। देखो सिंपल सा बात है, लुईस का डायग्राम बनाते हो जैसे मैं मीथेन का बनाया, आप लोग मीथेन का डायग्राम तो समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बनाओ ना। Yes, sir. No problem. ठीक है ना? सबको मालूम है कि कार्बन देखो 4 इलेक्ट्रॉन होती है वैलेंस शेल में, तो 4 है। हाइड्रोजन अपना एक एक लगाया तो हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट पूरी। ओके, तो ये तो मुझे इतना बनाने की जरूरत नहीं है। तो लुईस के डायग्राम से, ये भी लुईस के डायग्राम में ही आ जा रहा है, लुईस के डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि बॉन्डिंग कैसे हुई है, मतलब कार्बन किससे किससे बॉन्डेड है। देखो कार्बन हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से बॉन्डेड, कार्बन किससे किससे बॉन्डेड है। तो लुईस स्ट्रक्चर से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन एटम किससे बॉन्डेड है, कौन एटम सेंट्रल में पड़ा हुआ है, मतलब बीच में पड़ा हुआ है, ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट हुई है या ड्यूप्लेट किस तरह से कंप्लीट हुई है, ये सारा हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाता है लुईस स्ट्रक्चर से, है ना? गॉट इट? तो ये कहानी तो लुईस स्ट्रक्चर हमें बताती है। बट स्टूडेंट्स आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि सिंपल वाले के तो लुईस स्ट्रक्चर आराम से बना लेते हो आप लोग, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड आएंगे जहां पे, तो वहां पे आप लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाने में फंस जाओगे। ओके, चलो मैं कुछ आपको रूल्स बता देता हूँ कि जब भी एक लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या ध्यान देना, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जब आ जाए। देखो बच्चों अभी तो नहीं आएंगे, बट हाँ सीनियर क्लास में जरूर आएंगे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, वहां पे आप लोग फंस सकते हो।
बट दिमाग में रखना, देखो कभी भी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही सेंट्रल एटम लिया जाता है। सेंट्रल एटम समझ रहे हो ना, जो एटम बीच में रहता है। ओके, कभी भी हमेशा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही सेंट्रल एटम सेलेक्ट करोगे। जो एटम सबसे छोटा होता है, सॉरी, जो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे छोटी होती है उसी को बीच में रखा जाता है। बट एक चीज और दिमाग में आप लोग रखिएगा कि कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन को सेंट्रल एटम नहीं रखा जाता है। कभी भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन को सेंट्रल एटम नहीं रखा जाता। ओके, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है कंपेयर टू कार्बन, तो हाइड्रोजन को क्यों नहीं बीच में रखा? देखो ये रूल बोल रहा है फाइन कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को बीच में रखो, बट साथ में एक और रूल है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। ओके, दूसरा रूल यदि आप दिमाग में रखो, दिस इज द फर्स्ट रूल। दूसरा रूल यदि आप दिमाग में रखोगे, वो एटम जो लेस इन नंबर होता है उसको हम लोग सेंट्रल एटम रखेंगे। जैसे मीथेन बनाओगे, तो मुझे एक बात बताओ, मीथेन बनाओगे तो सेंट्रल एटम किसको रखोगे? कार्बन। कार्बन को। एमोनिया बनाओगे तो सेंट्रल एटम किसको रखोगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाओगे तो सेंट्रल एटम किसको रखोगे? सल्फर। 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 ठीक है, नेक्स्ट एटम, ये चार रूल दिमाग में रखना है, ठीक है ना? ये चार रूल को लगा लेना है, तब जाके सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। एटम विच कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना? जो एटम सबसे ज्यादा बॉन्ड बना सकता है उसी को सेंट्रल एटम लिया जाता है। मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मीथेन ही मैं लेता हूं, कार्बन को ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है कि हाइड्रोजन ज्यादा बॉन्ड बना सकता है? कार्बन। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 के साथ शेयरिंग लगा सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकती है। तो जो एटम ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उसी को सेंट्रल एटम रखा जाता है। गॉट इट? ये दिमाग में रखिएगा। एंड वन मोर स्टोरी इज द लार्जेस्ट एटम, जो एटम बड़ा रहता है उसको सेंट्रल एटम सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अब आपको समझ आएगा, CH4 में कार्बन बड़ा एटम है इसलिए बीच में, नाइट्रोजन बड़ा एटम है इसलिए बीच में, सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर, एयर ऑल्सो सल्फर। बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर बड़ा वाला को बीच में क्यों रखे? देखो इसका रीजन क्या होता है बेटा, यदि आप छोटे वाले को बीच में रख दिए, मान लो अब आप बगल से बॉन्ड बनाओगे, बगल से बड़े बड़े रखोगे तो रखोगे कहाँ? रखने का जगह ही नहीं रहेगा। ये लोग इतना क्लोज हो जाएगा कि रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, हमेशा एक बड़ा एटम को सेंट्रल में रखो। ठीक है, और बॉन्ड बनाने हैं तो ठीक है, इधर इधर बॉन्ड बनेंगे, तो ये सब जो एटम है ABCD एटम, ये आपस से भी काफी डिस्टेंस पे रहेगी और आराम से स्पेस में रखा भी जा सकता है कि नहीं? तो ये कहानी है। तो हमेशा लार्जेस्ट एटम, जो एटम बड़ी होती है, उसको एज अ सेंट्रल एटम सेलेक्ट किया जाए। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी सेंट्रल एटम की तरह नहीं रह सकता। तो ये 5 रूल हमेशा दिमाग में रखिएगा। अभी तो आप लोग सिंपल सिंपल बनाते हो तो उतना आपको नहीं पता चलेगा इन सब के बारे में, बट ऑब्वियसली आज ही मैं कुछ आपके साथ स्ट्रक्चर डील करूंगा जहां पे आपको कहानी अच्छे से मालूम चलेगा। चलिए आते ही कुछ इंपॉर्टेंट लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। तो इंपॉर्टेंट लुईस स्ट्रक्चर में मैं सबसे पहले आपको चलो बताता हूं कार्बोनेट आयन के बारे में। कार्बोनेट आयन का क्या फॉर्मूला होगा बताओ तो? CO3 यस, कार्बोनेट आयन का यदि मैं बनाता हूं लुईस डॉट डायग्राम तो वो आती है CO3 ये इसका फॉर्मूला है। मैं इसका लुईस डॉट डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है? देखो CO3 का मतलब क्या हो रहा है कि 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ये मॉलिक्यूल में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे। ओके, तो कार्बोनेट का यदि मैं लुईस स्ट्रक्चर आपको बनाना बोलूंगा तो आप थोड़ा फंस जाओगे, अभी तुरंत नहीं बना पाओगे आपको, बट सीखो। कार्बन और ऑक्सीजन में आपको क्या लग रहा है सेंट्रल में किसको रखना चाहिए? कार्बन। कार्बन को रखना चाहिए क्योंकि एक तो लेस इन नंबर है ना? तो कार्बन को मैं सेंट्रल एटम रख दिया। चलो ओके,
बेटा कार्बन को सेंट्रल रखा हूं तो 3 ऑक्सीजन के साथ तो उसको बॉन्ड बनाना है, तो एटलीस्ट जब 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड तो सबके साथ बनेगा ना भैया, एटलीस्ट सिंगल तो सबके साथ बनेगा ही। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने टाइम ध्यान देना कि जो जो दिया हुआ है उसको एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड से सबको जोड़ दो, फिर उसके बाद आगे सोचो क्या करना है। ओके देखो स्टूडेंट्स, कार्बन के पास रहती है 4 इलेक्ट्रॉन, अभी मैं डॉट लेके समझा दे रहा हूं, पर बाद में आप लोगों को डॉट्स नहीं बनाना, डायरेक्ट समझ लेना है। मान लो कार्बन के पास वैलेंस में कितनी रहती है? 4 रहती है। अब 3 तो चलो लगा दिया, ओके 3 तो लगा दिया, बट इसको चौथा भी लगाना है, तो चलो किसी एक ऑक्सीजन के साथ उसने एक चौथा कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लिया। तो चलो कार्बन ने अपना चारों इलेक्ट्रॉन तो लगा दिया। अब कार्बन अपना चारों इलेक्ट्रॉन लगा देता है तो ऑब्वियस सी बात है, इधर 2 लगाया था तो इधर से भी तो 2 आए होंगे, इधर 1 लगाया है तो इधर से 1 आई होगी, इधर 1 लगाया तो इधर से 1 आई होगी। अब मुझे एक बात बताना, अभी कार्बन के पास टोटल कितना हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हो चुका है, चलिए देखते हैं ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, ठीक है ना। O8 होता है तो वैलेंस सेल ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में रहती है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में यूज हो गई, 2 4 और 2 6, ठीक है ना, गॉट इट। इधर 2, ये 2 4, ये 2 6। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन का क्या ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अपने पड़े हुए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इधर से बॉन्डिंग से आ गई, तो ऑक्टेट तो इसका भी पूरा हो गया, ऊपर वाले का ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। अब नीचे वाले का देखते हैं। देखो इस नीचे वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन तो लगाया और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 more electron. 5 होगा, 1 2 3 4 और 5। मुझे एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन का क्या ऑक्टेट पूरा हुआ? No sir. नहीं, 5 इसके पास और इधर से 2 आई, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, नहीं इसकी ऑक्टेट नहीं पूरी हुई। ठीक उसी प्रकार इसका भी 2 2 4, ओके 1 5 और 1 6, ठीक है ना। तो हुआ कितना? 2 2 4 1 5 और 2 7, इसके पास भी तो 7 है, तो ऑक्टेट नहीं पूरा किया। बट आपको मालूम है कार्बोनेट में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आती है ना, CO3 ही थोड़े रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर से भी आती है। तो यू कैन डू कि कार्बोनेट आयन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इससे में यहाँ पे लगा दो, ओके यहाँ पे पेयरिंग कर दो चलो, और एक माइनस साइन यहाँ डाल दो, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन डाल दो और एक माइनस साइन डाल दो, माइनस का मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन आए, ओके। तो ये वाला कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बन गया CO3 2 माइनस, समझ गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आइए, CO3 2 माइनस, अंडरस्टूड। तो इस तरह लुईस के स्ट्रक्चर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और ट्राई करते हैं, ओजोन का। ओजोन इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, ये तुरंत आपसे नहीं बन जाएगा, बट क्या आप लोग एक बार ट्राई देना चाहते हो? डू यू वांट टू ट्राई? ओजोन क्या होती है? ओ सही। आप देखो कि ओजोन की ऑक्टेट कैसे पूरा करोगे। 3 ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड रहती है, तो चलो 3 ऑक्सीजन आपस में बॉन्डेड रहती है तो तीनों एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड से तो बॉन्डेड होगा, एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड तो लगेगा ना यार, ओके। फिर उसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट क्या हिसाब लगाया जा सकता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। देखो समझो, ऑक्सीजन के पास 2 और 6 होती है, बैलेंस सेल में 6 होती है, तो इस ऑक्सीजन ने मानो 1 लगाया 2 लगाया, ओके, और इसके पास बच गई कितनी? 4। तो स्टूडेंट्स क्या ये ऊपर में जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट पूरा हो गया? हाँ हो गया। इसने 1 लगाया होगा तो 1 इधर से भी तो लिया होगा, 1 लगाया होगा तो 1 इधर से भी लिया होगा, यस 2
जो 4 और 4 इसके पास है, तो ऑक्टेट तो पूरी हो गई ऊपर वाले, फाइन डन। बट नीचे वाले का ऑक्टेट तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसने 1 लगाया तो इसके पास बचा और 5, 2 2 4 1 5, तो इसके पास 5 और 2 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, और इसके पास भी आप सिमिलर कहानी लगाओगे तो 2 2 4 और 1 5 6 7 7 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हो रही है। तो इस हिसाब से चलोगे तो भैया बॉन्डिंग तो नहीं हो पाएगा, केस फंस जाएगी। ओके, तो क्या करोगे, कैसे दिमाग लगाओगे, थोड़ा सोचो, कुछ दिमाग लग सकता है, सोचो। इस हिसाब से तो कहानी नहीं चलेगा। क्या किया जा सकता है? देखो एक चीज किया जा सकता है, ठीक है चलो हम एक काम करते हैं, इस ऑक्सीजन को कम से कम सेटिस्फाई पहले करते हैं। ओके, इस ऑक्सीजन को कम से कम सेटिस्फाई पहले करते हैं। गॉट इट? तो होता क्या है, इस ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, अब ऑक्सीजन को बनाना है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन को आप बनाना है डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अभी इसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, ठीक है ना, पहले हम इधर सोचते हैं। अब ऑक्सीजन को बनाना है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बनाया तो इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ओके, गॉट इट? तो ठीक है, अब 2 लगाया है तो 6 होती है ना इसके पास, 2 6, तो 2 लगाया तो 4 बची। वेरी गुड, ये ऑक्सीजन तो सेटिस्फाइड हो गया, 4 और 4 8, ठीक है ना, गॉट इट? ये ऑक्सीजन ने भी 2 लगाया है तो इसके पास भी 4 बचे हुए हैं। ओके, तो ये ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड हो गया, 4 इधर से, ये 4 8, बट ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। तो क्या किया जा सकता है, अब मुझे बताओ क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में, जरा सोचो, जरा सा दिमाग लगाओगी तो आपके पास आंसर मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन कुछ ऐसा कर सकता है, चलो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको बोलेगा मैं कोऑर्डिनेट कर देता हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉन यही ऑक्सीजन लगा देगा, ठीक है ना, यही ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ठीक है ना। तो अब जब देखोगे आप 2 2 4 कोऑर्डिनेट करने पे वो भी गिनता है, 2 6 2 8, इसके बाद भी कितनी है 4 और 4 8। अब इसने तो कुछ शेयरिंग में नहीं लगाया, 6 का 6 पड़ा हुआ है इसके पास, 6 और 2 8, फुलफिल हो गई। समझ आई आप लोगों को बच्चों? तो ओजोन में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मार के आप कहानी को सेटिस्फाई कर सकते हो। ओके, कोऑर्डिनेट में एक कोऑर्डिनेट, सॉरी, ओजोन में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा सकते हो। ओके, CH3COOH एसिटिक एसिड होती है। आप लोग इसको ट्राई करोगे, एक बार ट्राई करो, देखते हैं, ट्राई करो, कोशिश करो इसको बनाने की, देखते हैं कौन बना पाता है। कोशिश करिए, कौन बना पाता है। बना किसी का? देखो मैं एक आपको स्केलेटन बना बताता हूँ, फिर आप लोग ट्राई करो। एक कार्बन को यहाँ रखो, ठीक है ना, फिर इसको एक दूसरा कार्बन से जोड़ो, फिर कुछ इस तरह करो। ओके, देखो आप लोग का स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। CH3 है ना, देखो CH3 हो गया। ओके, डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन भी नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट CH3 हो गया, कार्बन इधर डबल बॉन्ड है, यदि ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड कर ले तो इस कार्बन की भी 8 हो जाएगी। ओके, और ये ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर लिया, तो इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई। आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन बैठा लो। ओके, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन आप बैठा लो, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ यहाँ, तो बच्चा कार्बन के तो चारों इलेक्ट्रॉन लग चुके हैं। ये हाइड्रोजन ने चलो एक लगाया, ओके, इसने भी एक लगाया ही होगा, इसने भी एक लगाया,
अब ये एक लगाया तो इधर से भी तो एक लगा होगा कार्बन का, तो ये कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, 4 बॉन्ड बन गया मतलब ऑक्टेट पूरा हो गया। अब देख लो ये कार्बन ने एक अपना यहाँ लगाया, 2 3 4 लगाया, एक लगाया तो एक इधर से भी आया होगा, तो इसके भी 4 बॉन्ड बन गए, 2 2 4 और 4 इलेक्ट्रॉन इधर से, 8 ऑक्टेट पूरी, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, एक इलेक्ट्रॉन लगाया, तो एक इलेक्ट्रॉन चलो इधर भी लगा दिया, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो बच गई इसके पास कितनी, 4 और बच गई, 6 रहती है ना, गॉट इट। तो देखो 2 2 4 और ऊपर नीचे 4 ऑक्टेट पूरी, और ये मैं एक लगा दिया, इसके भी ड्यूप्लेट पूरी हो गई, CH3COOH बन गया। तो ये कुछ लुईस स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस किया। आप लोग चाहो तो और कुछ लुईस स्ट्रक्चर ट्राई कर सकते हो। चलो एक होमवर्क देता हूँ, गो फॉर HNO3, इसको बना के देखना। ओके, गो फॉर H2SO4, इसको बना के देखना, ठीक है ना। गो फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बना के देखना। गो फॉर सल्फर, सल्फर का मत बनाओ, अभी दिक्कत हो जाएगा आप लोग। अच्छा यही 3 बनाओ, अभी ये सब बनाओ, इतना इतना सिंपल। ओके, आप एमोनिया बनाने जानते ही हो, ये सब बनाना, एमोनिया बनाना, ओके, एसिटिक एसिड बना सकते हो, सॉरी एसिटिक एसिड बोल रहे हैं, इथेनॉल C2H5OH बना सकते हो, ये सब ट्राई करना, गिव इट अ ट्राई। ओके, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक, गिव इट अ ट्राई, कोशिश करना, ठीक है। ये चलो H2SO4 अभी छोड़ना चाहते हो तो छोड़ देना, इसको हटा दो, इसमें थोड़ा ऑक्टेट एक्सीड होगा, ये छोड़ दो, ये बनाना, ठीक है ना, ये 4 ठो बनाना, H2SO4 अभी छोड़ दो। चलिए अब बच्चों मैं चलो आपके दिमाग में एक छोटा सा बात बता देता हूँ कि ऑक्टेट रूल से तो आप लोगों ने देखा कि स्टेबिलिटी मिलती है, जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि ऑक्टेट मतलब स्टेबिलिटी का कहानी। बट आई विल टेल यू कि ऑक्टेट ऑलवेज डजंट मीन स्टेबिलिटी, ऑक्टेट ऑलवेज डजंट मीन स्टेबिलिटी। कुछ ऐसे भी कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो बिना ऑक्टेट के ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, अब दुनिया में कंपाउंड्स लुईस से पूछ के थोड़े ही बना है कि ऑक्टेट रूल चलेगा वहां हर जगह। ओके, लुईस तो एक रूल दिया जनरल जिससे मैक्सिमम चीजों को, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। पर चलो देखते हैं लुईस के रूल्स कहाँ कहाँ फेल हो गए। बेरिलियम क्लोराइड जैसे बनता है BeCl2, AlCl3, ओके, BCl3, देखो ये सब कंपाउंड देखोगे तो BeCl2, देखो सेंट्रल एटम के पास कितने हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना। बेरिलियम कितना होता है, 2 2 होता है ना, 4 होती है ना एटॉमिक नंबर, तो 2 उसने शेयरिंग में लगाया तो 2 उसको शेयरिंग से मिला, 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कहाँ पूरा हुआ। AlCl3, AlCl3, देखो अल्युमिनियम के 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, ऑक्टेट नहीं पूरा है। BCl3, इसकी भी ऑक्टेट नहीं पूरी है, एग्जिस्ट तो कर रहा। ओके, तो ये सब जगह लुईस के रूल्स नहीं वैलिड है। बहुत ऐसे कंपाउंड आप देखोगे जैसे कि NO2 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे, देखो इफ NO2 का स्ट्रक्चर बनाते हो, देखो नाइट्रोजन में टोटल कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, टोटल 7 होता है, नाइट्रोजन इज 2 5, तो देखो 2 इधर लगाया, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन ने भी 2 लगाया होगा, इसके पास चलो 4 रह गई, इसकी तो ऑक्टेट पूरी हो गई, चलो ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी हो गई, ठीक है ना। बट नाइट्रोजन ने 4 लगाया, एक 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ओके, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, गॉट इट, 5 मिनट, ओके, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, गड़बड़ बात है ना। सेंट्रल एटम के बाद तो 8 ही रहना है ना यार, तो अब तो 9 आ गए, 4 4 8 1 9, तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट कर रही है, ऑक्टेट मतलब इवन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो 9 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऑक्टेट की फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, ओके।
और आप कंपाउंड देखोगे तो एक्सपैंडेड ऑक्टेट, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसके ऑक्टेट से ऊपर इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आपने अभी देखा। ओके, PCl5 एक ऐसी कंपाउंड होती है, देख लो, जैसे PCl5 एग्जिस्ट करती है, तो आप देखोगे तो इसके पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, बहुत सारे। आप एक काम करना, इसके और एक बना सकते हो एज अ होमवर्क। आप इसका स्ट्रक्चर ट्राई करना, NO नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आप ट्राई कर सकते हो। ओके, है ना, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गई। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड एग्जिस्ट करती है। गॉट इट। यहाँ पे तो 12 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास 6 बॉन्ड बन रहा है ना, 6 2 12। सल्फर क्या होता है, 16 होता है ना, 286, तो 6 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, बट SF6 एग्जिस्ट कर रहा है। ऑक्टेट रूल जो है ना, वो बेस्ड है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस के ऊपर, बट आपको मालूम होना चाहिए कि जेनॉन एक नोबल गैस है जो XeF4, XeO2F2 ऐसे कंपाउंड बनते हैं, क्रिप्टन, डाइफ्लोराइड, नोबल गैस भी कुछ कंपाउंड बना लेते हैं। तो लुईस के रूल्स बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हायर लॉजिक्स आए, जो सीनियर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। कीप योर माइंड ओपन। लुईस इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल केमिकल बॉन्ड। सारे बॉन्ड लुईस के ऑक्टेट रूल या ड्यूप्लेट रूल फॉलो करके नहीं बनते। हाँ, मैक्सिमम कंपाउंड में आप लगा देते हो तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, बट कीप योर माइंड ओपन की और बहुत हायर लॉजिक्स आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के पढ़ने हैं। दैट वी विल डील इन द नेक्स्ट क्लास। बट आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये एक और चीज जान लो, लुईस के स्ट्रक्चर से आप सेप के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, क्योंकि मीथेन आप बनाओगे तो नॉर्मली आप 90 डिग्री पे सब हाइड्रोजन लगा दोगे, बट आपको मालूम होनी चाहिए कि मीथेन में जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो 109.5 पे लगी रहती है, क्योंकि आप एग्जैक्ट ज्योमेट्री जब कोई मॉलिक्यूल का नहीं जानोगे तब तक उसे प्रॉपर्टी को नहीं समझ पाओगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ाया होगा 9 में, तो बोला होगा कि जब तक एक ज्योमेट्री एक मॉलिक्यूल का अच्छे से ना समझ पाओ तो उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो लुईस के स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी भी अच्छे से नहीं समझ आती, क्योंकि लुईस का स्ट्रक्चर तो बोलता है भैया ऑक्टेट जैसे भी पूरा करो, तो आप 90 पे लगा दिए, बट नहीं, 90 पे लगा दोगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं होती है। वो सारी चीज आप लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। ओके, बट कीप योर माइंड ओपन तब तक के लिए। बाकी कुछ होमवर्क है, ये सब सारे क्वेश्चंस को आप बना लोगे बच्चों, कुछ होमवर्क, ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं कुछ। ओके, मैं आपको सारे भेज दिए जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस, इनको बना लेना, ठीक है ना, ये आपके एक्सरसाइज ही क्वेश्चंस है, यू शुड डू दिस ऑल क्वेश्चन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। आई होप आज आप लोगों को क्लास काफी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग गई, क्योंकि चीजें आप लोग केमिस्ट्री से ऊपर उठ के, जहां जूनियर क्लास में सिर्फ रटने की चीजें चलती है, आप समझने की सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ओके, तो वी विल डील इट फर्दर सीनियर क्लासेस में, और डेप्थ में केमिकल बॉन्डिंग को देखेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। थैंक यू सर।